नमस्कार दोस्तों, तिवारी लाइव क्लासेज में मैं पुष्पेन चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो जनरल साइंस है इसके अंतर्गत मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और फिजिक्स भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में पादप और जंतु दोनों आते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं 10वीं क्लास तक एक कॉमन रूप से जो विज्ञान की किताब थी उसमें अपन ने पढ़ी थी। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो जीव है, एक शब्द आता है जीव, ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जीव उसे कहा जाएगा जो अपनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती हैं, जिन्हें उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं, उन उपापचयी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। इनके अंतर्गत पादप भी अपनी उपापचयी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं और जंतु जो होते हैं वो भी अपनी उपापचयी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जहां पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जो होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो सामान्य तौर पर पदार्थ किसे कहा जाता है? जिसमें कुछ न कुछ वेट होता है, यानी भार होता है, और इसके साथ में ये स्थान ग्रहण करते हैं, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। जैसे पदार्थ की अगर अपन बात करते हैं तो पदार्थ जो है, इसका सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है। परमाणु जो है वो मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक जो होते हैं वो मिश्रण का निर्माण करते हैं, और मिश्रण मिलकर जो होते हैं वो पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर अपन जीवों की बात करते हैं तो जीव जो है, इसका जो सबसे बड़ा स्वरूप है वह उसका शरीर होता है, और शरीर जो है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका जो है, कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक मिलकर जो है वो अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। यहां पर जो अपन तीनों सब्जेक्टों की बात करते हैं, तीनों सब्जेक्टों को कॉमन रूप से अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं, जीव विज्ञान की स्टार्टिंग करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आती है कोशिका। कोशिका जो है, इसकी अगर अपन बात करें कोशिका है क्या, तो जो कोशिका है ये जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है? कोशिका होती है। जो कोशिका है इसके लिए 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है साइटोलॉजी और एक होती है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी जो है इसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है, और सेल बायोलॉजी जो है इसको कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। ये दोनों शब्द जो हैं, इन दोनों शब्दों को अगर परिभाषित करते हैं अपन, साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन। और सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है? जो कोशिका जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत जो है वो कोशिका का अध्ययन तो इसमें भी किया जाता है, लेकिन इसमें एक और शब्द जोड़ दिया जाता है। कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों का अध्ययन भी कोशिका के साथ साथ किया जाता है। इसे अपन क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी कहेंगे। तो जो जीव विज्ञान है इसको अपन प्रारंभ करेंगे यहां से, और जीव विज्ञान का जो पहला टॉपिक है
वो अपन लेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, इसमें सबसे पहले जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो शब्द था, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम था ट्रेविनेरस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस शब्द को प्रतिपादित किया था बायोलॉजी को। बायोलॉजी के दो यूनिट्स हैं या दो इसकी इकाइयां हैं। एक तो है जिसको अपन बॉटनी कहते हैं, दूसरी जो है इसको जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानी जाती है। जूलॉजी जो है इसको जंतु विज्ञान कहा जाता है। जो बॉटनी है इसके जनक जो थे वो थे थियोफ्रास्टस, और जूलॉजी के जो जनक थे वो थे अरस्तु। बायोलॉजी जो है इसके भी जो जनक की अगर पूछा जाता है तो जनक जो है वो अरस्तु को ही कहा जाता है, लेकिन ये शब्द जो था वो किसने दिया था? लेमार्क ट्रेविनेरस ने दिया था। जबकि जूलॉजी जो शब्द था ये भी अरस्तु ने दिया था, और जो बॉटनी जो है ये थियोफ्रास्टस ने दी थी। तो इसके अंतर्गत मैंने बोला जीवों का अध्ययन किया जाता है, और जीव जो होते हैं उसकी जो सबसे बड़ा स्वरूप होता है वो उसका शरीर होता है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। और कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है, या जो कोशिका और कोशिकांगों का अध्ययन होता है वो सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब यहां पर अपन जो साइटोलॉजी है या सेल बायोलॉजी जो होती है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सबसे पहले सेल की बात करते हैं। कोशिका, कोशिका के बारे में जो अवधारणाएं थी इसमें सबसे पहली बात आती है कोशिका होती क्या है। तो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होती है उसे कोशिका कहा जाता है, उसे कोशिका कहा जाता है। जहां कोशिका के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क को सामान्य तौर पर अपन गत्ता कह सकते हैं, जो कॉर्क का टुकड़ा था इसके अंतर्गत इन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे थे। अपने द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था उसके अंतर्गत इन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे, और इन प्रकोष्ठों को सेलुला नाम दिया था, और इसी सेलुला शब्द से सेल की व्युत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। सन 1674 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था एंटॉन वान ल्यूवेनहॉक। एंटॉन वान ल्यूवेनहॉक इन्होंने सबसे पहले जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु इनको जीवित कोशिका के रूप में देखा था। तो जहां एंटॉन वान ल्यूवेनहॉक को की बारे में बात की जाती है तो इन्होंने जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी 1674 ईस्वी में। चूंकि इन्होंने जीवाणु को सबसे पहले देखा तो इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक के नाम से भी किसको जाना जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही जाना जाता है। इन्होंने इन तीनों कोशिकाओं को, जहां इनकी बात करते हैं जीवाणु की, आरबीसी की और शुक्राणु की, इन तीनों को खोजा, और खोजने के बाद इन्हें एक नाम दिया। इस नाम का नाम, ये जो नाम था वो था एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल कहा था इन्होंने इसको। जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु को एनिमलक्यूल के नाम से नाम दिया था सन 1674 में एंटॉन वान ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक के बाद अगले जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में सन 1831 में वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने
एक पादप था, नाम था आर्किड। आर्किड की जड़ के अंदर कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग था, नाम था केंद्रक। केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज होने के पश्चात सन 1837 में वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जो कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म था, इसको सम्मिलित रूप से जीवद्रव्य नाम दिया था। जीवद्रव्य, या इसको अपन प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। सन 1837 में पुरकिंजे ने जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो था, इसको खोजा था। इसके बाद में सन 1838 में वैज्ञानिक का नाम था एम स्लीडन। 1839 वैज्ञानिक का नाम था टी स्वान। एम स्लीडन, मैथियास स्लीडन कहा जाता है इन्हें। टी स्वान का मतलब होता है थियोडोर स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत जो था वो एम स्लीडन और टी स्वान ने प्रतिपादित किया था। एम स्लीडन ने जो कोशिका सिद्धांत था वो पादप कोशिका के लिए दिया था, प्लांट सेल के लिए दिया था, और टी स्वान ने यह जंतु कोशिका के लिए प्रतिपादित किया था। पादप कोशिका के लिए एम स्लीडन ने दिया था, और जो टी स्वान थे, इन्होंने जंतु कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जो सेल थ्योरी थी, ये था क्या? इसके अंतर्गत सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण चरण थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है, सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव जो हैं, यानी सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट था जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, अर्थात स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो भी क्या है? कोशिका है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रत्येक जीव जो होता है वो प्रारंभ में एक कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव जो है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण के तौर पर हम अगर हमारी बात करते हैं, मनुष्य जो है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, मनुष्य का निर्माण जो होता है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर होता है? तो इसका जो आंसर है वो है एक ही कोशिका से मनुष्य का निर्माण है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मनुष्य की प्रारंभिक कोशिका जो होती है वो क्या है? तो मनुष्य की जो प्रारंभिक कोशिका है उसका नाम है युग्मनज। इंग्लिश में इसको जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट के नाम से जानी जाती है युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज जो है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है, टू एन कोशिका होती है। जैसा कि जो स्पर्म और ओवम जो हैं ये एगोनित होते हैं, एप्लॉयड होते हैं। जब ये मिलते हैं तो मिलने के पश्चात एक द्विगुणित यानी डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, और इस डिप्लॉयड सेल का नाम जो होता है वही क्या होता है? जाइगोट होता है। जाइगोट का मतलब युग्मनज होता है। ये युग्मनज जो होता है ये बाद में मरूला में कन्वर्ट होता है। मरूला जो होता है ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टुला जो होता है वो गैस्टुला में कन्वर्ट होता है। गैस्टुला में ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंगों का निर्माण होता है, फिर वो फीटस का निर्माण करता है, और फीटस जो होता है वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो अगर अपन बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य जो है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो अपन कहेंगे कि मनुष्य जो होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, और इसकी जो प्रारंभिक सेल होती है, प्रारंभिक जो कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम होता है युग्मनज।
तो जो कोशिका सिद्धांत था, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उनमें पहला पॉइंट था कोशिकाओं से, जो प्रत्येक जीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट होता है जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तीसरा पॉइंट होता है जो प्रत्येक जीव होता है उसका जो निर्माण होता है वो प्रारंभ में एक ही कोशिका से होता है। तो ये जो 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से जो कोशिका सिद्धांत था इसके बिंदु या इसके चरण माने जाते हैं। लेकिन इसमें सन 1855 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था रूडोल्फ बिरचॉफ। रूडोल्फ बिरचॉफ ने एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा और यह बिंदु था ओमिनिस सेलुलाई सेलुला। अर्थात इसका मतलब क्या है, प्रत्येक कोशिका जो होती है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अर्थात जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती रहती हैं और मृत कोशिकाएं जो होती हैं वो बाद में उन मृत कोशिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। तो प्रत्येक कोशिका जो होती है वो पहले वाली कोशिका से निर्मित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के ब्लड के अंतर्गत जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की अगर काउंटडाउन करते हैं तो जो आरबीसी है ये हमारे ब्लड के अंदर लगभग 5 से 7 मिलियन प्रति mm³ के रूप में पाई जाती है और इनके मरने की जो दर है वो लगभग 2 से 3 मिलियन प्रति mm³ है। अर्थात ये प्रति mm³ प्रति सेकंड है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में लगभग 20 से 30 मिलियन कोशिकाएं 1 mm³ के अंतर्गत मर जाती हैं। तो मरने के दौरान अगर इस प्रकार ये मरती रहती तो 24 घंटे में लगभग कोशिका जो अपने शरीर की सारी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो सकती थी। परंतु जो ये कोशिका सिद्धांत का पालन करती हैं और कोशिका सिद्धांत का पालन करती हैं तो जो अपने शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उतनी ही बनी रहती हैं जितनी पहले थी। एक प्रश्न यहां से पुटअप किया जाता है, उस जीव का नाम बताइए जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, अर्थात जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ऐसा जो जीव है वो जीव है विषाणु, जिसको अपन वायरस कहते हैं। वायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, अर्थात ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि ये एक जीव के शरीर से बाहर, जब तक शरीर के बाहर है तब तक तो ये मृत कोशिका है, लेकिन अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है तो फिर ये जीवित कोशिका के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। इसलिए वायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। इसके बाद में अभी तक जो कोशिका थी, इस कोशिका के बारे में केवल और केवल जो इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, इसकी जो बाह्य संरचना थी, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त था। कारण था उस समय, इस समय तक जो केवल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी थे वो प्राप्त थे, जिनके कारण केवल कोशिका की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त था। सन 1932 में वैज्ञानिक का नाम था, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था नॉल और दूसरे का नाम था रस्का। नॉल और रस्का, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो आपका आंसर हुआ नॉल और रस्का ने की थी, 1932 में की थी। यहां से विज्ञान की एक नई शाखा बनी जिसका नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत जो कोशिका है उस कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। इसकी परासंरचना जो होती है, इस परासंरचना का अध्ययन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, अर्थात एक
कोशिकीय जीव, और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, एक कोशिकीय का मतलब होता है केवल वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो उदाहरण हैं, इसमें पहला नाम आता है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। ये सभी जो जीव हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं, अर्थात इनका शरीर जो है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अमीबा जो होता है इसे अजर अमर जीव कहा जाता है, ये स्लीपर की आकृति का होता है। युगलिना, इसके ऊपर भी प्रश्न पटक किया जाता है। यहाँ पर जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, अर्थात प्लांट सेल और एनिमल सेल के मध्य की योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक जो है वो कौन है? युगलिना। ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के लक्षण प्रदर्शित करता है, ये युगलिना है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये नीलहरित शैवाल होता है। और माइकोप्लाज्मा जो है, इस जीव की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पुट अप किया जाता है। ये कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव जो होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपने सराउंडिंग जो जीव अपने को दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें मच्छर है, चाहे मक्खी है, चाहे कोई भी पादप है, ग्रास से लेके बड़े जो वृक्ष हैं वहां तक की बात करें, चाहे अपन मनुष्य की बात करते हैं, तो वो सभी जो जीव होते हैं वो क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। तो ये संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार थे, एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सामान्य तौर पर जो कोशिका होती है, इस कोशिका का आमाप जो होता है वो 5 माइक्रोन मिली से और 20 माइक्रोन मिली आमाप का होता है। परंतु यहां पर कुछ पॉइंट आते हैं और इन पॉइंटों से प्रश्न पुट अप किए जाते हैं। पहला जो आता है वो आता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत नाम आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसकी 2 जातियां जो हैं वो पृथ्वी पर हैं। एक का नाम है लैडलेवी और दूसरा है गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा लैडलेवी और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये दोनों ही प्रजातियां पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इनका जो आमाप होता है वो आमाप 0.1 माइक्रोन मिली का होता है। ये सबसे छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है, वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ इसका पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया का रोगजनक जो होता है वो होता है डेप्लोकोकस न्यूमोनाई, जो कि एक जीवाणु है। लाइक का मतलब है जैसे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, अर्थात जो न्यूमोनिया रोग है इसका जो रोगजनक है उसके जैसा दिखाई देने वाला जीव जो होता है उसे पीपीएलओ कहते हैं, उसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है इसको एक रूप से और जाना जाता है, इसका एक दूसरा निकनेम है, इसे पादप जगत, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। तो इस पर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, सबसे छोटी कोशिका के नाम से माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है, इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो माइकोप्लाज्मा होता है इसे पादप जगत का जोकर जो होता है वो भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे बड़ी कोशिका।
सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जो आमाप होता है वो होता है 135 इंटू 175 mm की एक कोशिका होती है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग ही है। ये सबसे तेज गति से दौड़ता है। दूसरा प्रश्न पुटअप किया जाता है, उड़नहीन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये उड़ नहीं सकता है, उड़नहीन पक्षी है ये शुतुरमुर्ग। इसका अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका। प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका जो है वो है मनुष्य की तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। जो मानव की तंत्रिका कोशिका होती है इसका आमाप जो है वो 90 सेंटीमीटर तक का होता है, 90 सेंटीमीटर। नब्बे सेंटीमीटर तक लंबी होती है मनुष्य की तंत्रिका कोशिका। ये प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पादपों में सबसे लंबी कोशिका। पादपों में सबसे लंबी कोशिका जो है, एक पादप है जिसका नाम है रेमी और इसका बॉटनिकल नेम होता है बोहरेविया। नीविया। बोहरेविया नीविया जो है इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका है। इसका जो आमाप होता है वो 1.5 मीटर तक का होता है। 1.5 मीटर लंबी कोशिका होती है। बोहरेविया नीविया या रेमी जो पादप है इसकी कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो महत्वपूर्ण रूप से ये 4 पॉइंट जो हैं वो अपवाद के रूप में यहाँ पर अपने को याद रखने हैं। पहला, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा के नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग है। प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका जो है वो मानव की तंत्रिका कोशिका है और पादपों में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो रेमी या बोहरेविया नीविया के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के जो प्रकार हैं, सामान्य तौर पर जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक हैं, इनको अपन कहेंगे प्राक केंद्र की है, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्राक केंद्र की है और वो सुकेंद्र की नाम से जानी जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये क्या है, इसकी अगर अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सामान्य तौर पर जो कोशिका है इसको डिफाइन करने के लिए ये कोशिका है। इस कोशिका का जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है उसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो है वो एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक का जो बाह्यतम आवरण है इसे केंद्रक आवरण या न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। केंद्रक आवरण के नाम से जानी जाती है। सेल मेम्ब्रेन और कोश जो यहाँ पर ये है
ये केंद्रक का आवरण यानी केंद्रक झिल्ली के नाम से जानी जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहा जाता है? वे कोशिकाएं जिनके अंतर्गत जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर, केंद्रक के ऊपर पाया जाने वाला जो केंद्रक आवरण होता है वो या तो अनुपस्थित होता है या अस्पष्ट रूप में पाया जाता है, या अस्पष्ट रूप में डॉटेड लाइन के रूप में जो है वो पाया जाता है, ये डॉटेड लाइन के रूप में पाया जाता है। तो अस्पष्ट रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जबकि जो दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहा जाता है? तो वे कोशिकाएं जिनके अंतर्गत केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर पाया जाने वाला केंद्रक आवरण जो है वो सुस्पष्ट रूप में पाया जाए, सुस्पष्ट रूप में केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, तो वो कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इन दोनों की अगर अपन बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, तो इनके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो अंतर हैं, इन अंतरों में जो अंतर हैं ये निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो ये जो अंतर हैं, इन अंतरों में पहला पॉइंट आता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो इनका आमाप होता है वो प्रमुख रूप से 0.1 से लेके और 5 माइक्रोन मिली आमाप की होती हैं ये कोशिकाएं। और जहां यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, इनका आमाप जो होता है वो 5 माइक्रोन मिली आमाप से लेके और 20 माइक्रोन मिली आमाप तक की कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरी जगह बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि मैंने इनका अभी आपको परिभाषा बताई, तो परिभाषा के अंतर्गत वे कोशिकाएं जिनके ऊपर केंद्रक झिल्ली जो होती है, जिनकी केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट रूप से पाई जाती है, केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट होता है, केंद्रक अनुपस्थित हो सकता है, ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। जबकि जहां पर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, इनके केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो उपस्थित होती है। नेक्स्ट अगला अंतर जो आता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग होते हैं ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, केवल और केवल राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम की भी दो प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, 2 उप इकाइयां होती हैं। पहली उप इकाई का नाम जो है वो होती है 30S की और दूसरी होती है 50S की। 30S और 50S, 30S और 50S की उप इकाइयां पाई जाती हैं। यहां पर इसकी बात करते हैं अपन, दूसरी जो है यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसकी भी 2 उप इकाइयां हैं। 80S प्रकार का राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है, इसकी 2 उप इकाइयां होती हैं। एक जो छोटी उप इकाई होती है वो होती है 40S की और बड़ी उप इकाई होती है 60S की। 40S और 60S की 2 उप इकाइयां जो होती हैं वो इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत यह जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। यहाँ S का मतलब ये एक इकाई है, वैज्ञानिक का नाम था श्वेत वर्ग। इन श्वेत वर्ग ने S इकाई के रूप में इसकी 2 उप इकाइयां प्रस्तुत की थी।
अर्थात प्रत्येक प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी 2-2 इकाइयां जो हैं वो इन्होंने प्रतिपादित की। 70S की जो उप इकाइयां थी, वो छोटी उप इकाई जो होती है वो 30S की होती है, और बड़ी उप इकाई जो होती है वो 50S की होती है। ऐसे ही 80S प्रकार के राइबोसोम की भी 2 उप इकाइयां हैं। छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S की होती है, और बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60S की होती है। तो यहां पर ये राइबोसोम के बारे में था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मैंने बोला अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो यहां पर अनुपस्थित होते हैं। अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो यहां पर अनुपस्थित होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर सभी कोशिकांग जो हैं, चाहे वो एकल झिल्ली युक्त हैं, चाहे वो जो दोहरा आवरण यानी द्विझिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों प्रकार के जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक।